सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मेरे साथ प्रियंका जहाँ हैं, जिन्होंने मतलब अभी रिसेंटली एग्जाम क्लियर किया है बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आज मैं इनके साथ रूबरू कराऊंगा आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, जिससे आपको मतलब जरूर जो नियर फ्यूचर में आपको जो एग्जाम्स देने हैं इस तरह के, काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी आपको ये हेल्पिंग रहेगा, क्योंकि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन्होंने भी एग्जाम रिसेंटली निकाला हुआ है। तो जरूर ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो प्रियंका, बहुत बहुत वेलकम इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके। सो सबसे पहले मैं प्रियंका आपसे यही एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बीटेक किया, एमटेक किया, यस, तो आपकी मतलब क्या जर्नी रही, मतलब किस तरह से आपने मतलब इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद और फाइनली इस एग्जाम को आपने निकाला। तो एक बार आप ब्रीफ में अपनी जर्नी के बारे में बताएं। यस प्रियंका। ओके सर, मैंने बीटेक किया है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल के थ्रू 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से। और फिर मुझे मतलब कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गई थी मेरी, तो मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था। बट मुझे हमेशा से टीचिंग प्रोफेशन में जाना था। तो फिर मैं मीन बाय टीचिंग मतलब जॉब करते करते मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और फिर 1 ईयर होते होते मैंने वहां से छोड़ दिया, लेकिन पहली बार में मेरा गेट स्कोर अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर 2015 में मैंने जस्ट कट ऑफ पार किया था। तो उससे मुझे एक्चुअली मुझे एमटेक करना था किसी अच्छे कॉलेज से, लाइक आईआईटी एनआईटी से। तो उस टाइम भी मुझे नहीं मिला। फिर फाइनली मैंने 2017 में इंस्ट्रूमेंटेशन से 350 गेट रैंक लाई था, आया था मेरा। उससे मैंने फिर आईआईटी धनबाद में एडमिशन लिया था एमटेक में। और 2017 से 2019 तक मैंने एमटेक किया आईआईटी धनबाद से वीएलएसआई डिपार्टमेंट में। और फिर 19 के बाद सर मुझे करना था, एक्चुअली मुझे टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना था। लेकिन कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे आ नहीं रहे थे। तो आई वाज थिंकिंग मैं अब नेक्स्ट क्या करूं, तो फिर मुझे पीएचडी करना ही बेटर अपॉर्चुनिटी लगा। क्योंकि पीएचडी करने से आप वैसे भी अगर टीचिंग फील्ड में जाते हो तो पीएचडी इज मस्ट। तो फिर मैंने एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी, तो 19 में मुझे ग्वालियर जाना पड़ा। तो फिर ग्वालियर मैंने ट्रिपल आईटी ग्वालियर ज्वाइन किया था 19 में। लेकिन वहां पे कुछ ऐसे मेरे फैमिली इश्यूज हो गए थे, और मतलब डिपार्टमेंट मुझे मुझे जो गाइड अलॉट हुए थे और जो मेरा डोमेन था वो मुझे इंटरेस्ट का नहीं लगा। तो फिर मैंने 20 में वहां छोड़ दिया। फिर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और फैमिली सब कुछ पटना में ही था, मतलब बिहार में ही। तो मुझे ऐसा था जो बिहार में ही रह के मुझे कुछ करना है। और मेरी टीचिंग भी बिहार से ही हुई है, तो मैं थोड़ा सा होम सिक टाइप भी हूँ। मुझे मतलब ऐसा है जो अपने स्टेट के लिए कुछ करना है, लाइक दैट। तो फिर मैंने आईआईटी पटना और एनआईटी पटना में इंटरव्यू दिया। पर किसी वजह से मेरा छूट जा रहा था हमेशा, मेरा हो नहीं पा रहा था, 2-3 बार मैंने दिया। फिर फाइनली मैंने आईआईटी धनबाद में दिया, और मैंने लास्ट ईयर 2021 में वहाँ पीएचडी में एडमिशन लिया। लेकिन मीनवाइल वही 19 से 21 का जो फेज था वो मेरे लिए बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग था, क्योंकि मेरा कहीं मतलब अच्छी जगह हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने तभी बीपीएससी का ही एडवर्टाइजमेंट आया 2020 में। तो फिर मुझे लगा जो यहाँ एक अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। अगर मैं प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसमें कर सकती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मेरा गेट का अच्छा सा प्रिपरेशन था, मुझे आइडिया था उसमें, मतलब कोचिंग किया था मैंने। फिर मैं उसके मतलब उसके टच में थी, कंटिन्यूस नहीं पर मैं टच में थी, प्रैक्टिस करती थी गेट के क्वेश्चंस को। तो मुझे बेसिक मेरा मुझे लग रहा था अब तक ठीक हो चुका है, मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो फिर 2020 में जब आया एडवर्टाइजमेंट तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया। और फाइनली उसका अप्रैल में सेमेस्टर मतलब अप्रैल में उसका एग्जाम था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था 2020 से। लेकिन फिर होते होते अप्रैल मतलब 2022 अप्रैल आते आते बीच में फिर से गैप हो गया था, और कॉलेज स्टार्ट हो चुका था, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। और कॉलेज के भी एग्जाम्स रहते थे पैरेलली, प्लस इधर भी एग्जाम आ गया था। और ये एग्जाम ऐसा था जो आपको मतलब एक तो इतने दिन बाद वैकेंसी आई बिहार में, और लोग बहुत सीरियसली लेते हैं एग्जाम को, तो आपको एकदम उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा जब पॉइंट 2 पॉइंट 1 से भी ना मिस हो सको। तो मैंने वही गेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से लगा रखे थे मैंने। तीनों डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल हो, ये सब का भी मैं प्रैक्टिस करती रही थी। तो फिर जब रिटन एग्जाम हुआ, तो रिटन एग्जाम देने के बाद मुझे ये श्योरिटी था जो मेरा मतलब अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। तो उस समय मेरा 27 आ रहा था आंसर की से। और फिर मैंने एग्जाम दे दिया, फिर मैं ये होपफुल थी, लेकिन फिर कॉलेज के कामों में बिजी हो गए हमारा। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आ गया, और फिर हमें रिसर्च के वर्क करना पड़ा। फिर सितंबर में जब इसका रिजल्ट आया तब भी मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा था।
तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था प्रिपरेशन करने का। फिर लेक्चरर का भी एग्जाम था हमारा 27th को, तो उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन प्रिपरेशन पहले से किया हुआ था, और फिर 10 डेज का राउंड था, मैंने उसमें मैनेज करके फिर मैंने लेक्चर का एग्जाम दिया। फिर 27th के बाद 14th को मेरा इंटरव्यू था, अक्टूबर में। तो उस 10 दिन में मैंने बस ये सोचा जो कैसे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है। एक्चुअली मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे ये लग रहा था जो अगर वो बोर्ड पे मुझे कुछ पढ़ाने बोलते हैं तो फिर मैं कैसे करूंगी। मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आंसर मैंने बहुत इंटरव्यू दिया हुआ है, आईओसीएल का मैंने इंटरव्यू दिया था, वहां भी मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने बार का भी इंटरव्यू दिया था 2019 में, मेरा गेट स्कोर से हुआ था, अच्छा स्कोर था, तो वहां भी मेरा 45 मिनट इंटरव्यू चला, वहां भी मेरा नहीं हुआ। तो फिर मुझे ऐसा था, और मतलब जहां भी जा रहे हो इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा था, हमेशा कुछ कुछ मार्क्स से छूट जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ तो मेरे में ही प्रॉब्लम है, मुझे अच्छे से उसको ओवरकम करना होगा। फिर मैंने घर पे ही बोर्ड पे कुछ एक टॉपिक पढ़ती थी, खुद से उसे पढ़ा के अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा के उनको मतलब एक्सप्लेन करने का कोशिश करती थी, वेदर आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू अदर और नॉट। बिकॉज नॉलेज तो आप पढ़ते हो तो आपको नॉलेज तो आ जाता है, लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो तो आपको ऐसा होना चाहिए जो आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर पाओ बच्चों को, वो समझ पाए। तो वो प्रैक्टिस मैंने किया। और इसी तरह से फिर मैंने आप मतलब निम्बस में भी मैंने एक ऑफलाइन इंटरव्यू दिया था जाके। तो वहां पे मुझे बोर्ड पे उन्होंने बोला था पढ़ाने को थेवेनिन थ्योरम। तो ऐसे तो हमें लगता है ये चीज बहुत छोटा है, आसान सा चीज है, अरे हम तो पढ़े हैं कर लेंगे। लेकिन जब आप बोर्ड पे जाते हो तो आपका वो कॉन्फिडेंस, मतलब आप जो भी चीज बोल रहे हो वो क्लैरिटी के साथ बोलो ताकि सामने वाला वो समझ पाए। तो फिर मैं जब वहां पे जाके बोली, मुझे लगा जो हाँ मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है। और वहां पे फैकल्टी लोग ने, फैकल्टीज भी जो थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो हाँ आप अच्छे से बोल रहे हो, आप अच्छे से बोर्ड को यूज करो, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे बोर्ड मैनेज करना है, कैसे आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, आपकी राइटिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो वो जब मैं देख के आई थी तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से, एक ये था जो हाँ अब मैं अगर जान मैं प्रिपेयर्ड हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर वही था, मैं फिर वहां इंटरव्यू देने के लिए गई ये सब कंडीशन को लेके, क्योंकि नॉलेज तो वो आपका ऑलरेडी रिटेन से टेस्ट कर लेते हैं, बट आपका वो ओवरऑल आप एक क्या पैकेज हो, मीन्स आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आपका आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, ये सब बहुत मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगा जो इंटरव्यू तो मेरा ठीक गया था, मतलब ये नहीं बोल सकते मेरे अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट नहीं था। बिकॉज मुझे लगा मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिया था मैंने सही से, मतलब मुझे जो नहीं आ रहा था मैंने क्लियरली बोल दिया था, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस थिंग, आई एम सॉरी सर। तो फिर वो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे। बट हाँ जो मुझे आता था जो उन्होंने पूछा वो मैंने बहुत क्लैरिटी से बोला। तो बस सर यही लगा मुझे, जो एटलीस्ट आपको जो आता है आप ऑनेस्टली बोलिए, मीन्स वो तो आपको वही जज कर रहे हैं आप कैसे पर्सनालिटी हो, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं आपका मिस्टेक है। अगर आपको कोई चीज नहीं आता है तो ये नहीं आप ब्लैबर कर रहे हो, क्योंकि वो इतने मतलब अच्छे कॉलेजेस से हैं, टॉप प्रोफेसर हैं, वो तो आपका झूठ ऐसा आसानी से पकड़ लेंगे। सो जो हो आप ऑनेस्टली जाके बोलो, नहीं आ रहा है सर नहीं आ रहा है, पोलाइटली आप रिफ्यूज करो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत मैटर करता है, तो मे बी इसी कारण मुझे लगा इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिले। अभी तो एग्जैक्ट तो पता नहीं, वो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा, बट ओवरऑल मुझे लगा ये सब चीज मैटर करता है। नहीं नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग आपका मतलब पूरी जर्नी रही है ना। तो आपने काफी मतलब एग्जाम्स भी निकाले जैसा मैंने सुना, और आपने यस बताया कि आईओसीएल का भी दिया, बार का भी इंटरव्यू दिया, तो काफी आपको एक्सपीरियंस भी है जैसा मैंने देखा मतलब। और इस चीज से मतलब स्टूडेंट को बड़ी सीख मिलेगी, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि स्टूडेंट को होप नहीं तोड़नी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि यस आपके सर। पीछे मैरिज भी हो गई, देन उसके बाद फिर भी यस आपने सर। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, मतलब मैं तो लगातार बहुत काफी टाइम से, मतलब 7-8 साल से टीचिंग में हूँ, और मैं चीज ऑब्जर्व करता हूँ स्टूडेंट्स का, एक एग्जाम नहीं निकला तुरंत पैनिक हो जाता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको जो प्रियंका, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं ना, और कई बार स्टूडेंट एक एग्जाम निकालते ही मतलब अचानक से मतलब पैनिक हो जाता है कि उससे कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात उनको बहुत कुछ आज इनकी जर्नी से सीखने को मिला होगा कि हमें ट्राई जरूर करते रहना चाहिए। और आज देखिए इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम निकाला है। और एज ए गर्ल अगर बात करें, एज ए फीमेल कैंडिडेट बात करें, तो टीचिंग इज अ बेस्ट प्रोफेशन है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे बेस्ट है, और इन्हें होम टाउन में ही या अपने होम जो स्टेट में इनको जॉब मिल जाएगी, तो ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी इनके प्रियंका के लिए। ठीक है प्रियंका, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा यस यहाँ सर। पे, जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारी मतलब चीजें फेस करी, लेकिन आपके मतलब प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में या पूरी जर्नी में अभी तक, जब तक आप सिलेक्ट नहीं हुए किसी एग्जाम में, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? मतलब एक बार बताएं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो भी कई बार बड़ा चैलेंजेस फेस करते हैं। मतलब कब ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब सबसे बड़ी चैलेंज कब लगा आपको ये? यस।
सर सबसे बड़ा यही लगा किस सर, एग्जाम? जैसे एमटेक मैंने 19 में किया, तो उसके बाद सर ऐसा फेज था, मतलब मैंने हम्म। फिर मेरी शादी हो गई और एक जगह पीएचडी मैंने ज्वाइन किया, हम्म। पर मुझे मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, फिर फैमिली की वजह से मुझे वहां छोड़ना पड़ा, मतलब और भी बहुत इश्यूज थे। तो तब मेरे पास ऐसा था, वो 1 डेढ़ साल का जो अराउंड, जब तक मेरा नेक्स्ट पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ था, तब तक ऐसा लग रहा था इतना पढ़ लिख के कुछ फायदा नहीं है, मतलब आप इतना सारा इंटरव्यू दे रहे हो फिर भी आपका कहीं नहीं कहीं हो नहीं रहा है, मतलब घर वाले का भी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है आप पे, जहाँ पे हमेशा से एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपके मतलब आपके लिए सब सोचते हैं, अरे ये इसका नहीं हुआ तो बाकी लोगों का क्या होगा, लाइक दैट ऐसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन वही है, अगर आपको प्रैक्टिस कर, पर मुझे ऐसा लगा जो नहीं, अगर मैंने इतना पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो मुझे मैं करूंगी। तो फिर वही था, मैं कंटिन्यू रही होप पे, जो हाँ भाई और कोई एग्जाम होगा तो मैं वो दूंगी, जैसे मैंने नीलेट का भी एग्जाम दिया था, वहां भी मेरा नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स से हमेशा छूट जाया करता था, तो मतलब ऐसा हो गया था जो नहीं, खुद को मोटिवेट करते रहना है। आपने पढ़ा है तो आज नहीं तो कल आपको वो काम आएगा ही, और फ्यूचर में कभी ना कभी आप उसका यूटिलाइजेशन करके आप सही जगह पे पहुंचोगे, इसलिए होप लूज नहीं करना है आपको, आपको लगे रहना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइप पे जो नहीं यार मेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही आपसे, आप अच्छा ही करोगे, अपने आप पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखें और अपना मेहनत करते जाएं, उससे कभी, ये सही बोलते हैं, मेहनत कभी भी मतलब कर्म करते रहना चाहिए, वो कभी भी मतलब वैसे वेस्ट नहीं जाता है। तो मुझे लगता है आप सही बस बात है, सही अपने बात है। आप पे विश्वास रखो और करते जाओ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना कि मतलब कई बार बहुत ज्यादा हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे साथ क्या होगा या कौन सा एग्जाम निकलेगा। अपने को तो अपने फाइट मारना चाहिए, और जो अपना कंटेंट है या फिर जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें 100% एफर्ट्स लगाने चाहिए। एग्जाम में होना ना होना इज ए बेसिकली यस, पार्ट ऑफ द लाइफ, मतलब ऐसे कह सकते हो आप। यस और सर, उसमें हो ही यस जाएगा, मतलब सर, अगर आप मेहनत करोगे तो किसी न किसी एग्जाम को जरूर निकालोगे आप, बिल्कुल सही बात है। यस, अच्छा, एक यस मैं सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको ये रहता है कि मतलब कुछ टू द पॉइंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब जैसे आपने एक आध इंटरव्यू भी दिए कि क्या, जैसे आपने बोला ना गेट के क्वेश्चंस आपने लगाए प्रीवियस ईयर, या प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपने कौन कौन से ऐसी की फैक्टर्स जिनको आपने यूज किया, जिससे आप, भले आपने इसके पहले इंटरव्यू नहीं निकाल पाए या अभी आपने ये वाला निकाला भी, तो आप इंटरव्यू तक जाते थे, एग्जाम भी आपने बहुत सारे निकाले, तो क्या की फैक्टर्स थे जो आपने प्रिपरेशन में यूज करे, ताकि स्टूडेंट्स यूज करें और फटाफट वो भी एग्जाम निकाले? यस प्रियंका। मे यस सर, मेरे अकॉर्डिंग जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो आपको उस हाँ। सब्जेक्ट में ये समझना है जो आपका मतलब उसको आपको साइड करना पड़ेगा, जो आपका कुछ कौन टॉपिक आपका बहुत स्ट्रांग है, मतलब जिससे क्वेश्चंस आते हैं या पूछे जाते हैं तो आप क्लियर कर लोगे, और कौन से पार्ट हैं जहाँ पे आप वीक हो, आपको उस वीक पार्ट पे अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम्म। आप हर एक सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल सेल्फ नोट्स बना लो। मैंने 2016 में जो नोट बनाया था वही नोट्स मैं अभी तक पढ़ती आ रही हूँ, मुझे बार बार नेक्स्ट वीडियोस ये सब कुछ, हाँ अगर आपको कहीं डाउट है तो आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल आप देख सकते हो, लेकिन आपका एक अपना प्रिपेयर्ड नोट्स होना चाहिए जिसको आप फॉलो करते रहो। आप एक जब पहली बार प्रिपरेशन करते हो, वो नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, पर वो लॉन्ग टाइम में, वो लॉन्ग रिसर्च एरिया में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट पहले एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग एक नोट्स बनाओ, और जब भी आप कभी कोई एग्जाम दो, ऐसा होना चाहिए जब वो नोट्स पढ़ो तो आपका पूरा जो भी आपने पढ़ा है अभी तक वो रिवाइज रिकॉल हो सके, और कम टाइम में और मैक्सिमम चीज यूटिलाइज कर सको। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये करना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअली में बिल्कुल सही आपने बोला कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपके जो नोट्स होते हैं और खुद के जो नोट्स होते हैं, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप खुद का लिखा हुआ बहुत समझ भी आता है और प्रॉपर आता है। तो नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो, जरूर आपका एग्जाम निकलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे प्रियंका और पूछूंगा कि जैसे आपने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया और आपने बोला कि बीच में आपने शायद जिक्र भी किया था कि निम्बस पे आपने आके यहाँ पे इंटरव्यू दिया, तो पूरी प्रिपरेशन में यस आपको किस तरह से टीम ने और फैकल्टीज ने क्या सपोर्ट किया, कुछ बताना चाहेंगे एक बार आप? यस सर, यस। जैसे कि मैंने बोला हमारा इंटरव्यू जो भी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन होता है, तो मुझे ऐसा था हम्म। कहीं भी मैं अगर इंटरव्यू देती हूँ तो एक बार ऑफलाइन मोड में अच्छे से इंटरव्यू दूँ। तो फिर मैंने निम्बस के थ्रू ऑफलाइन सेशन में यहाँ कंकरबाग में पटना में जाके मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू दिया। तो वहाँ फैकल्टी ने मुझे मेरे ओके। से 4 क्वेश्चंस भी पूछे, और मतलब एक पर्सनालिटी चेक उन्होंने मेरे ओवरऑल परफॉर्मेंस की इससे पे किया, और फिर उन्होंने मुझे बोर्ड पे बोला पढ़ाने को। तो वो जो मेरे अंदर हेजिटेशन था वो बोर्ड पे पढ़ाने से बहुत हद तक दूर हुआ। फैकल्टी ने मुझे प्रॉपर एडवाइस किया, आपकी क्या क्या मिस्टेक है, मतलब आपको कैसे प्रेजेंट करना है खुद को। आप जरूरी नहीं है जो चीज आपको सब कुछ आता ही रहे, क्योंकि किसी को सब कुछ नहीं आ सकता।
लेकिन जितना आपको आता है आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करो, कैसे आप प्रॉपर बोर्ड यूटिलाइज करो, कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, चीजों को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। ये नहीं जो बस आता है तो बोर्ड पे लिख दे। आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, चीजों को धीरे धीरे आराम से समझाओ, अगर किसी को डाउट हो तो आप अच्छे से पूछो। तो ये ओवरऑल जो फैक्टर है, फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर ड्रेसिंग का भी बताया, जो आप कैसे ड्रेस करके जाओ, कैसे बैठो, बहुत कुछ उन्होंने मतलब वो हाफ एन आवर का इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से गाइड किया, जिसको मैंने सही से अपने आप पे यूज करके मैंने अपने आप को प्रेजेंट, फाइनल जब इंटरव्यू हुआ मेरा, मैंने खुद को प्रेजेंट किया। तो इस तरह से मुझे लगा, मतलब वो सेशन जो उनका था और फैकल्टी का वो जो इंटरेक्शन था, मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ अपने इंटरव्यू के लिए। ओके, तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू कर भी रहे हैं, तो काफी हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि जिस तरह से मेन इंटरव्यू होता है उसमें हम लोग उसी तरह से गाइड भी करते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारी टीम ने और हम लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं आपको एकदम रियल फील दिया मतलब इंटरव्यू का। ठीक यस है सर। प्रियंका, तो बहुत थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अपने सारी बातें बताई। इससे जरूर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा, और जाहिर सी बात है वो यस। भी किसी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच निम्बस लर्निंग और इंजीनियरिंग अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, प्रियंका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.